नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था समतल दर्पण। तो आज आगे देखते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है समतल दर्पण वाला, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि समतल दर्पण में हमने आपको जो पॉइंट बताए थे उससे ही संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अच्छा, अगर आप देखना चाहें तो रत्नाकर क्लासेस आप लिखेंगे, रत्नाकर क्लासेस, तो उसमें आपको लेक्चर मिल जाएंगे। जब आप जाएंगे तो उसमें टेबल मिल जाएगा फिजिक्स क्लास 10th करके, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन वाले में। तो देखिए क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन इतना, यानी कि ये मान लीजिए समतल दर्पण है आपका, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दूरी 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आपको बताते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई भी सेम बनेगी। अगर आपको याद है तो हमने पीछे बताया था कि समतल दर्पण ये होता है, जितनी दूर वस्तु रखी है उतनी ही दूर यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनेगा, जितनी लंबाई की है उतनी ही लंबाई की यहाँ पर। तो प्रतिबिंब की लंबाई 4 है तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की ज़रूरत होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये पीछे आपको पॉइंट में बताया होगा अगर है, ठीक है ना, और नहीं है तो आप ध्यान रखना, जो भी लंबाई है व्यक्ति की लंबाई का आधी लंबाई आपको चाहिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। मतलब समझो, जैसे मान लो व्यक्ति की लंबाई 170 सेंटीमीटर, अब वो कह रहा है समतल दर्पण कितना ऊंचा ले, मतलब कितने सेंटीमीटर कर ले कि व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। तो बस इसका आधा करने हैं आपको, ठीक है। अगर 100 होता, ये 100 होता तो आप 50 कर देते, 50 होता तो 25 कर देते, और 200 होता, इसकी जगह 200 होता तब आप क्या करते, 100 कर देते। बस आधा करने, ध्यान रखना। लेकिन व्यक्ति की ऊंचाई दी है तब आधा करने, और अगर दर्पण की ऊंचाई अगर आधी दी है और व्यक्ति की ऊंचाई पूछी जाए तो जस्ट डबल करना। कभी कभी अपोजिट भी कर देता है, नहीं आप डायरेक्ट आधा ही कर दें। अब देखिए क्वेश्चन है, एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। तो ठीक है, ये हो गया आपका समतल दर्पण। यहाँ पर क्या कोई खड़ा है बच्चा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से बताते हैं, खड़ा है, यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब ध्यान से समझेंगे, तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताइए। देखो ये क्या है, आपका समतल दर्पण है। क्या कह रहा है, यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है। अच्छा ये बताओ, बच्चा यहाँ पे खड़ा होगा तभी तो प्रतिबिंब यहाँ होगा। अब दूसरी चीज़ क्या, अगर बच्चा 30 सेंटीमीटर पे यहाँ खड़ा है तो 30 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चे की प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर। अगर बच्चे की दूरी प्रतिबिंब से बताई जाए, ध्यान से सुनिए, बच्चे की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है बच्चे की समतल दर्पण से दूरी, तो समतल दर्पण ये है और बच्चे की दूरी ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जितने दूर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो जस्ट डबल हो गई। अगर ये कहते कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तब भी 30 सेंटीमीटर आती, दर्पण से बच्चे की दूरी तब भी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बस ये कह रहा था कि ये जो आपका समतल दर्पण था, यहाँ पर बच्चा कोई खड़ा है, प्रतिबिंब बनना उसका 60 सेंटीमीटर दूर। अब आप ये बताइए, अब भाई ये दर्पण है, दर्पण से जितनी दूरी बच्चे की है 30 सेंटीमीटर, उतनी ही दूर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दोनों को दूरियों को टोटल ऐड करेंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको बता देते हैं जल्दी से। तो देखिएगा यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आइए, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 सेंटीमीटर के वेग से आ रहा है, व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो देखो, जब समतल दर्पण के सामने है तो जस्ट डबल स्पीड में दिखाई देता है, तो उसका लिख देना आप 10 सेंटीमीटर की स्पीड से। तो ये फार्मूला है, ठीक है ना। अगर 5 की जगह है तो 10, 10 होता तो 20 हो जाता, और 20 होता तो 40 हो जाता, 50 होता तो 100 सेंटीमीटर के वेग से आपको दिखाई देते। बस जस्ट डबल करना है, ठीक है। तो व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वेग दिया है, यानी कि व्यक्ति का दिया है समतल दर्पण की 5 सेंटीमीटर के वेग से आ रहा है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब देखेगा तो अगर यही कह दे कि प्रतिबिंब इतने वेग से दिख रहा है तो समतल दर्पण की ओर किस वेग से आ रहा है,
तो आप इस तरीके से इसका आधा कर देना, ठीक है। अब देखते हैं हम गोलीय दर्पण को। तो यहाँ देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। देखिए ये जैसे मान लीजिए कांच का गोला है, इसके एक भाग को हम काट देंगे और एक भाग को काट देंगे और दो भाग होंगे, जैसे कि एक ये भाग काटा, एक ये भाग काटा। अगर इस भाग में कलई कर देंगे तो ये वाला जो दर्पण कहलाएगा अवतल, और इस वाले भाग में कलई कर देंगे तो ये जो दर्पण मिलेगा हमें उत्तल कहलाएगा, ठीक है। अभी आगे हम और बताएंगे आपको डिस्कस। तो बस ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई या पॉलिश होती है। ध्यान रखना, ऑप्शन में कभी कभी पारे या चांदी की कलई करके दिया जाता है, पारे या चांदी की कलई, ठीक है, करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका लाल पेंट कर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट में। दूसरा तल परावर्तक तल होता है जो चमकदार होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका गोला है कांच का, इससे हम काट के बना सकते हैं। आगे देखते हैं हम। तो अब आगे देखेंगे हम। आगे हमारा लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के प्रकार। तो दो प्रकार है, एक अवतल एक उत्तल। तो एक तो डेफिनेशन आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। वैसे हम बता देते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। देखो ये दो आप इतना भाग देखेंगे, ये भाग होता है उभरा हुआ भाग, और ये भाग होता है धंसा हुआ, ठीक है। धंसा आप लिख पाते होंगे, धंसा हुआ, ये मात्रा ऐसी आएगी चांद, ठीक है। तो जब अगर उभरे हुए भाग में कलई कर दें तो वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में कलई होती है, या वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में कलई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और यदि धंसे भाग में कलई है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए डेफिनेशन बता दें। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, यानी कि यहाँ परावर्तक तल इसकी बात कर रहे हैं और बोला है अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में उभरा हुए पृष्ठ पर कलई या पॉलिश होती है। तो हमने आपको सिर्फ इस लाइन से परिभाषा बताई है कि इस दर्पण में उभरे हुए भाग में क्या होती है, कलई होती है, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और लिखना है तो आप लिख दो इसके धंसे हुए भाग होता है परावर्तक तल, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा उत्तल दर्पण। अपोजिट क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण, देखिए तो उत्तल दर्पण मान लीजिए यही आपका वही है। तो इसका धंसा हुआ भाग कैसा होता है, कलई होती है, और उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। तो अवतल दर्पण का जस्ट अपोजिट है कौन सा, उत्तल दर्पण। तो देखिए वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ भाग होता है और इस दर्पण में दबे हुए पृष्ठ पर कलई होती है। तो यहाँ पर क्या कर दें कलई, और यहाँ कौन सा भाग हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा ये, ठीक है। और आपको चित्र वगैरह दिखा देते हैं इसके। तो आप इस तरीके से देख पा रहे होगे, ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, चित्र बना हुआ है। ये बाहर वाले भाग में कलई कर दी उभरे हुए भाग में, और ये तल हो गया आपका परावर्तक तल, ठीक है। और ये आपका दर्पण है, इसके धंसे हुए भाग में कलई कर दी गई है, और बाएं भाग है इसका परावर्तक तल, ठीक है। ये लिखा है उत्तल अवतल, इनको आप चित्र बना लें जब नोट्स बनाए उसको। और ये कलई है, यहाँ पर कलई लगाई हुई है, तो ये परावर्तक तल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन को अगले लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि डेफिनेशन एक साथ काफ़ी सारी हैं, ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।